हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एशिया ऑनलाइन एजू। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टेंस क्या है, टेंस के प्रकार कितने हैं, टेंस का मतलब क्या है। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपने देख ली होगी। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये आज की वीडियो समझ आएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेंस और टाइम के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यानी कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था टेंस या टाइम तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके फोर टाइप्स थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो जैसे इसकी पहचान हमने यहाँ लिख दी है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, यानी कि इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है ये आदि शब्द आ जाएं तो वहां पर समझ लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहां पर बात समझ में आई क्या है? जहां ता, ती, ते, ती, तो ये आदि शब्द आ जाए वाक्य के अंत में। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं तो लास्ट में खेलता ताया। मैं खाना खाता हूं, वह गाना गाती है, वह रामायण पढ़ती है, हम स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम गाते हैं। अर्थात जिसमें लास्ट में ता आ जाए, यानी कि जो वर्ब है उसमें ता आ जाए, तो वहां समझ लेना अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बात समझ में आ गई, पहचान समझ में आ गई आपके। अब हम शुरू करते हैं इस टेंस को। एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि हर इंडेफिनिट हो या कंटिन्यूअस या परफेक्ट, हर टेंस में 3 टाइप्स के सेंटेंस आएंगे। सेंटेंस मतलब वाक्य। सेंटेंस मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता दिए सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आता है एफर्मेटिव सेंटेंस। 3 तरह के आते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहला जो है वो है एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम स्वीकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य आदि नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सेंटेंस में 3 चीजें मुख्य होती हैं। सब्जेक्ट जिसको कर्ता कहते हैं, वर्ब या एक्शन जिसको हम क्रिया भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिसको हम कर्म भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें वाक्य में ये पहचान करनी सीखनी है कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या कहती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी कि जो भी कार्य को करता है। जैसे राम स्कूल जाता है तो स्कूल कौन जा रहा है? राम। मैं खाना खाता हूं, खाना कौन खा रहा है? मैं। तो जो भी कार्य को करे वो अपना होता है सब्जेक्ट। और जो भी एक्शन, जो भी कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट अपना जो भी कार्य को कर रहा है, एक्शन जो है उसका, चाहे वो स्कूल जाने का है, खाना खाने का है, रोने का, हंसने का, जो भी होता है उसको हम कहते हैं वर्ब। और जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं तो काम कौन सा हो रहा है? स्कूल को जाने का, तो स्कूल अपना हो गया ऑब्जेक्ट। मैं खाना खाता हूं तो क्या खाता है? खाना। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहां पर? खाना। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे देखिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, क्रिया, कर्म, इसको हम हिंदी में भी कहते हैं। मैंने यहां एक सेंटेंस लिख दिया, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये बना दिया हमने। इसको बनाने का सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले अपना आता है सब्जेक्ट, फिर आता है अपना एक्शन या वर्ब, फिर आता है अपना ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने का ये सीक्वेंस होता है। तो जैसे यहां पर सब्जेक्ट क्या, यानी कि कार्य को, मैंने बताया करने वाले को क्या कहते हैं हम? सब्जेक्ट। तो यहां मैं यानी कि आई क्या काम कर रहा है? वो क्रिकेट खेल रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। और कर क्या रहा है? वो खेल रहा है, तो वो प्ले, आई प्ले क्रिकेट। तो इसमें आई क्या हो गया? ये अपना, ये हो गया सब्जेक्ट, प्ले ये अपनी वर्ब हो गई, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आई? जो कार्य को करे वो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य हो रहा है, एक्शन क्या है उसका सब्जेक्ट का, वो वर्ब होती है, और जो कार्य किया गया है, क्रिकेट या स्कूल गया, जो भी है, वो अपना ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट ले लीजिए यहां पर, राम रामायण पढ़ता है। रामायण कौन पढ़ता है? राम। तो सब्जेक्ट क्या हुआ अपना? राम। क्या पढ़ता है वो? रामायण। तो रामायण अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कर क्या रहा है? रामायण का क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है। तो एक्शन क्या है उसका? रीड्स। तो ये अपनी वर्ब हो गई।
तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो भी कार्य को करता है वो अपना सब्जेक्ट होता है, जो कार्य वो कर रहा है वो एक्शन है, उसको हम वर्ब कहते हैं, और जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है वो अपना ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? तो बात कर लेते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य की। स्वीकारात्मक वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या हैं? सबसे पहला जो रूल्स है इसका सेंटेंस का वो है, यदि वाक्य में यानी कि आई, वी, यू, दे बहुवचन करता हैं तो उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अर्थात सेंटेंस को बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और यदि हमारा जो करता है वो सिंगुलर है, एक वचन है, जैसे ही, सी, इट, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाते हैं। बात समझ में आई? दोबारा से सुन लीजिए, लिख के बताता हूं मैं। यदि कर्ता एक वचन है, एक वचन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, या कोई राम या नाम कोई भी हो, ये सभी यदि एक वचन है अर्थात सिंगुलर है, सिंगुलर है। यदि कर्ता सिंगुलर है, एक वचन है, तो ही, सी, इट या कोई नाम हो, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES को जोड़ देते हैं। बात समझ में आई? S या ES को जोड़ते हैं यदि कर्ता एक वचन है। और रूल नंबर 2 क्या होता है इसका? यदि कर्ता बहुवचन है, आई, वी, यू, दे है, यानी कि यदि कर्ता बहुवचन अर्थात प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अर्थात S या ES नहीं जोड़ते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ S या ES नहीं जोड़ते हैं। बहुवचनकर्ता कौन से हैं? आई, वी, यू या दे, ये सभी क्या हैं? बहुवचनकर्ता हैं। बात समझ में आई? यदि कर्ता एक वचन है, ही, सी, इट या कोई नाम है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES जोड़ देते हैं। और यदि कर्ता बहुवचन है, आई, वी, यू, दे है, तो क्या होगा? उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES नहीं जोड़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए यहां पर। एज, फॉर्मूला अपना क्या रहेगा? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला रहेगा बनाने का। जैसे ले लीजिए, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। सबसे पहले हमें जानना है कि वह बाजार जाता है एक वचन है या बहुवचन। तो मैंने बताया ही, सी, इट क्या है? एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वह की इंग्लिश क्या होती है अपनी? ही, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? बाजार कौन जा रहा है? वह। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया अपना ही, फिर उसके बाद में क्या कर रहा है? वो जा रहा है, तो गो मीन्स जाता होता है, गो। लेकिन एक वचन है तो ES और जोड़ देंगे, ही गोज टू मार्केट। क्लियर है? ही गोज टू मार्केट एक वचन था इसलिए हमने S या ES इसमें गो में लगा दिया। क्लियर? दूसरा ले लीजिए, इसमें हम मैं बाजार जाता हूं, इसको ऐसे कर दीजिए, मैं बाजार जाता हूं। अब ये एक वचन है, बहुवचन है। अब ये मैं, आई मैंने बताया क्या है? आई बहुवचन है, प्लूरल है, तो बहुवचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ गया? आई, जाता की गो, ES या S नहीं लगाएंगे, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई भी सेंटेंस हो एफर्मेटिव का, उसमें अगर एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES जोड़ेंगे, और यदि बहुवचन है तो उसमें S या ES का यूज हम
कभी कहीं नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एस यदि एक वचन है, फिर ऑब्जेक्ट। ये अपना फॉर्मूला रहेगा किसका, एफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। पहचान सबकी वही है, ता है, ती है, ये सभी लास्ट में जरूर आते हैं, ठीक है। अब बताता हूं इसके सेकंड टाइप जो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट है अपना नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन वाक्यों में न या नहीं या कभी नहीं आ जाए उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब उसको बनाने का रूल्स जो हैं वो क्या है, यहां पर मैंने फॉर्मूला दिया है, क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये अपना फॉर्मूला रहेगा। रूल नंबर 1 क्या है, यदि कर्ता सिंगुलर यानी कि एक वचन है, यदि कर्ता एक वचन, जैसे ही, सी, इट, या कोई नाम राम या श्याम, कोई भी हो, ही, सी, इट एक वचन है, तो सहायक क्रिया को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। एचवी शॉर्ट में कह दें सहायक क्रिया डज नॉट, क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। पहला नियम क्या रहेगा, यदि कर्ता एक वचन है, ही, सी, इट, या कोई नाम राम श्याम कोई भी हो, सिंगुलर है, तो हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्लियर। और सेकंड रूल क्या रहेगा अपना, रूल नंबर 2, यदि कर्ता बहुवचन है, कैसा है, बहुवचन यानी कि प्लूरल, बहुवचन है, तो बहुवचन सभी को मालूम है कौन से हैं, आई, वी, यू या दे, या कोई भी दो नाम हो, तो ये सभी क्या है, ये आ जाए तो क्या होता है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। यदि कर्ता बहुवचन है, आई, वी, यू, दे है, तो क्या होगा, डू नॉट यानी कि सहायक क्रिया डू नॉट का यूज होगा, और यदि एक वचन है तो सहायक क्रिया डज नॉट का यूज होगा, वर्ब की दोनों में ही फर्स्ट फॉर्म लगेगी। रूल नंबर 3 और है एक इसमें, वो क्या है, यदि वाक्य में कभी नहीं आए तो उसकी अंग्रेजी क्या लगती है, नेवर लगेगी। यदि वाक्य में कभी नहीं आए तो उसकी अंग्रेजी नेवर लगेगी। और नोट करना, तथा सहायक क्रिया डू नॉट या डज नॉट नहीं लगेगी। बात समझ में आई। यदि नहीं यानी कि कभी नहीं आ जाए तो सहायक क्रिया डू नॉट डज नॉट का यूज नहीं होगा, बल्कि उसमें नेवर का यूज होगा। और यदि वाक्य एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ध्यान रखना, अगर सिंगुलर है, अपना कर्ता सिंगुलर है कभी नहीं वाले वाक्य में, तो वर्ब के साथ एस या ईएस भी जोड़ देते हैं, डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई। ये अपना फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे यहां पर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं। एग्जाम्पल है अपना, मैं स्कूल नहीं जाता हूं।
मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो ये क्या है, सिंगुलर है या क्या है, प्लूरल है। आई क्या है, प्लूरल है। तो क्या आ जाएगा, मैं की क्या आ गई अपनी, आई, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, स्कूल कौन जा रहा है, मैं, तो आई। फिर इसके बाद मैंने बताया डू या डज, तो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू नॉट, आई डू नॉट। फिर जाता कि गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। बात समझ में आई। अगर हो तो यहां पर दूसरा एग्जांपल लीजिए, वह स्कूल नहीं जाता है। अब ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया वह, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले ही आ गया, फिर डज नॉट आ जाएगा इसमें। यहां बहुवचन था, प्लूरल था, अपना कर्ता आई था, तो डू नॉट लगा। अब यहां सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। बात समझ में आई। केवल इतनी सी ध्यान देना है कि एक वचन है तो डज नॉट, बहुवचन है तो डू नॉट लगाना। अब तीसरा ले लीजिए, कभी नहीं वाला, वह कभी स्कूल नहीं जाता है। तो ये कौन सा हो गया, अब थर्ड जो रूल है अपना, कभी नहीं का यूज हो गया इसमें। तो इसमें क्या होगा, डू नॉट या डज नॉट नहीं लगेगा। इसमें क्या होगा, ही नेवर, जाने की गो। लेकिन मैंने बताया था यदि कर्ता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो ही नेवर गोज टू स्कूल। बात समझ में आ गई। अगर यहां पर वह की जगह क्या हो जाए, वह की जगह अब यहां कर दिए मैं कभी स्कूल नहीं जाता हूं, तो यहां ही की जगह क्या हो जाएगा, आई, और गोज में से ई एस हट जाएगी। बात समझ में आई। यदि एक वचन है तो ई एस जुड़ेगी, और यदि बहुवचन है तो ई एस नहीं लगेगी। क्लियर। इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब बात कर लेते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं, जिनमें शुरू में क्या शब्द आ जाए, जैसे क्या राम स्कूल जाता है, क्या वह खाना खाता है, यानी कि जहां भी क्वेश्चन वर्ड का यूज हो, वो होते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस। या बीच में आ जाए, राम खाना क्यों खाता है, राम कहाँ जाता है, वह कब सोता है, यानी क्वेश्चन वर्ड या तो बीच में आ जाए या शुरू में आ जाए, तो वो होते हैं अपने कौन से, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो इसका जो रूल्स वो क्या है, सबसे पहले यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, तो यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि कर्ता के अनुसार यदि कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया डज लगाएंगे, और यदि कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही सभी में लगेगी। ठीक। नेक्स्ट अपना, यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, अर्थात डू या डज से भी पहले उसकी अंग्रेजी लगेगी क्वेश्चन वर्ड की। ठीक है। और डू या डज बाद में आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगती है। रूल नंबर 3 एक और होता है इसमें, यदि कोई वाक्य WHO यानी कि हु से प्रारंभ होता है तो उसमें डू या डज सहायक क्रिया का यूज कभी नहीं करते हैं, चाहे वो कोई टेंस हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो। ध्यान रखना इस बात को, कोई नहीं बताएगा। रूल नंबर 4 होता है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क, जैसे क्वेश्चन मार्क लगता है, इसका यूज अवश्य होता है, इसको जरूरी होता है लगाना। ठीक है। तो इसके 4 रूल्स थे। अब यह फॉर्मूला है इसका, क्या है, सबसे पहले हम यदि क्या वाले वाक्य है, क्या शुरू होता है तो क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है कोई भी तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड डू या डज से पहले आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस प्रकार से अब हम यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। तो क्या शुरू में आया है तो हमने यहां पर डज का यूज कर दिया, क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाई। एक वचन है वह, तो सबसे पहले हमने डज लगा दिया, डू या डज। ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या है यहां पर, वह, तो ही लगाया।
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की, गो लगाया, फिर टू स्कूल ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर है? फिर वे कहाँ रहते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, कौन सा, कहाँ। वे कहाँ रहते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो मैंने बताया इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, तो वेयर सबसे पहले लगा दिया। वे बहुवचन है तो डू का यूज कर दिया, फिर दे, फिर लिव, फिर क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई यहां तक? यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, अगर शुरू में क्या शब्द आता है तो डू या डज का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अपना हु वाला वाक्य, जैसे शोर कौन मचाता है, तो ये बना दिया हमने हु मेक अ नॉइज, तो हु सबसे पहले आ गया इसमें, इसलिए इसमें डू या डज का यूज हमने नहीं किया है और क्वेश्चन मार्क ये लगा दिया है। तो इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव के कुछ नियम थे। आशा करता हूं ये आपके समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आज के हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस था वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके तीनों सेंटेंस मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप टेंस बनाना बहुत ही कम समय में सीख जाओगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद।